Now this is final accounts of banking company. Okay. अब इसमें ना इस चैप्टर में हम लोग पूरा जो भी कुछ सीखने वाले वो बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड सीखने वाले हैं. Now it is related to banking company. We have done the final accounts of corporate company before this, if you remember. You remember we have done final accounts, but it was related to corporate firms, corporate companies. ठीक है, वो बैंकिंग कंपनीज नहीं होती है जैसे रिलायंस टाटा की कंपनीज होती हैं, ठीक है, और कोई कंपनी होती है, बैंकिंग नहीं होती है लेकिन वो कॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं उनके. ठीक है, तो हम अभी जो सीख रहे हैं ना वो फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं. किसका? बैंकिंग कंपनी का. अब पूरा इसका फॉर्मेट अलग है. ठीक है, तो फॉर्मेट तो ठीक है, वो तो हम सीख लेंगे ग्रेजुअली, पर पहले ना बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमको सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं, आप फर्स्ट ईयर से बैंकिंग बैंकिंग पढ़ते आए हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं. बैंकिंग इज अ सर्विस इंडस्ट्री. ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं आपको. कभी बैंक के पास जाते हो आप प्रोडक्ट खरीदने? नहीं. लेकिन कॉर्पोरेट फर्म आपको, कॉर्पोरेट कंपनीज आपको प्रोडक्ट भी बेचते हैं, सर्विसेज भी देते हैं. बैंक कभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो सर्विस इंडस्ट्री है. ठीक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. जितने भी हमारे दिन भर के चीजें होती है ना उसमें बैंकिंग सर्विसेज तो जरूर आती है ना. आजकल के सिनेरियो में अभी तो ज्यादा ही, लॉकडाउन में तो आपने देखा होगा, ये पेंडेमिक क्राइसिस में सबको एक चीज तो सिखा दी कि बैंक अकाउंट होना जरूरी है. कहीं जा नहीं पाए, कहीं आ नहीं पाए, लेकिन बैंक तो चल ही रही है, अकाउंट तो चल ही रहा है ना. So Indian banking system over the years have gone through various phases and establishments of RBI in 1935. 1935 में RBI इस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद से तो कितनी सारी चेंजेस बैंकिंग स्ट्रक्चर में आई हुई है. और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी तो बनाया गया है 1949 जो बैंकिंग के वर्किंग्स को नजर रखता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रोविजंस हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के भी बैंकिंग कंपनीज को एप्लीकेबल होते हैं. वो कब होते हैं? जब वो फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं. ठीक है, रमेश सेज आवाज स्लो आ रही है. सबको स्लो आ रही है? आवाज सबको स्लो आ रही है क्या? नहीं मैम, आ रही है. आ रही है ना, ठीक है. रमेश बेटा आपके यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, प्लीज एक बार चेक करो. अब आपको सबको पता है बैंकिंग कंपनी क्या होती है. हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स टू द पब्लिक and give them the facility of check, withdrawal of money by check, by draft or in any other way. ठीक है, तो लोगों को ये सर्विसेज देते हैं बैंक्स. ऐसी और कोई सर्विस नहीं देगा, बैंक ही देगा, है ना. सेक्शन 7 में भी लिखा हुआ है कि no company other than banking company shall use part of its name as bank, banker, banking. कोई किसी को अलाउ नहीं है, सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को अलाउड है. क्या सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है? सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को अलाउड है वर्ड्स को यूज करना. कौन से वर्ड्स को? या तो बैंक, या तो बैंकर, या तो बैंकिंग. और उनके लिए तो कंपल्सरी है. अब देखो जैसे आईसीआईसीआई बैंक, तो पीछे नाम है ना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आगे नाम है ना बैंक. यूनियन बैंक, पीछे बैंक नाम है. एचडीएफसी बैंक, whatever name you keep, but Reliance will not be called as Reliance Bank. No, because Reliance is a corporate company. But we are studying, we are talking about those companies, banking companies, which for which it is compulsory to use at least once, either before or after their name, as bank, banker, and banking. ठीक है, इनमें से कुछ तो देखो. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड, शिवानी ने लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बीच में बैंक नाम है ना, तो कहीं पे तो आपको बैंक डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इट इज कंपल्सरी फॉर देम, सेक्शन 7 बोलते हैं. और कोई नहीं यूज कर सकता, ऐसे भी लिखा हुआ है. ठीक है, समझ आया? इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है देख लेते हैं. लाइसेंसिंग, आपको अगर न्यू न्यू बिजनेस शुरू करना है, न्यू बैंक ओपन करनी है, कोई ब्रांच ओपन करनी है,
तो आपको क्या लगेगा? लाइसेंस। हु विल गिव यू द लाइसेंस? आरबीआई। ये हमें ना सब पहले पढ़ चुके हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम सेम 3 में, सेम 1 में पढ़ चुके हैं ईएमएफएस बैंकिंग, याद है? फिर सेम 3 में ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग, एफसी सब्जेक्ट, उसमें ये सब पढ़ चुके हैं। बस एक बार वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो कुछ कुछ चीजें होती है समझने के लिए, वो पूरी करेंगे। अच्छा, और क्या है? प्रोहिबिटिंग ट्रेडिंग। बैंक्स को कभी भी बाय एंड सेल ऑफ गुड्स करना अलाउड नहीं है। कभी देखा है कोई बैंक गुड्स खरीदती है और बेचती है? नहीं। फर्नीचर खरीद रही है, बेच रही है, ड्रेस मटेरियल खरीद रही है, बेच रही है, ऐसा कभी देखा है बैंक को? नहीं। मतलब बैंक्स को कभी भी बिजनेस करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज डील करना अलाउड नहीं होता। नॉन बैंकिंग असेट्स। नॉन बैंकिंग असेट्स मतलब, नॉन बैंकिंग एसेट्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा है ये, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं ना। नॉन बैंकिंग मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, है ना। एक्वायर्ड एसेट्स होते हैं ये ओन यूज के लिए, लिखा हुआ है देखो। अ बैंकिंग कंपनी इज नॉट अलाउड टू एक्वायर एसेट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। आप ये जो चीजें खरीदते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, उनको आप बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हैं। नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अलग होता है, मैं नॉन बैंकिंग एसेट्स की बात कर रही हूँ। नॉन बैंकिंग एसेट्स मतलब जिनको जिनको बैंक है ना परचेज और सेल करने के लिए यूज नहीं करती है, खरीदती नहीं है, बल्कि इसलिए खरीदती है कि वो अपने लिए यूज कर सकें। ठीक है, कस्टमर्स के लिए यूज कर सकें। अभी कस्टमर्स आएंगे तो फर्नीचर होगा तो बैठेंगे ना, सोफा बना हुआ रहेगा तो बैठेंगे ना, कैसे बैठेंगे? ठीक है, तो अंदर स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए जिसपे मैं अपनी बैंक बना सकूं, गाड़ियां चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। यस, इट इज अलाउड टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज ऑफ सच एसेट्स। अब जब आप लोन देते हो ना, तो आप लोन किसके अगेंस्ट में देते हो? गिरवी गिरवी रखवाते हैं ना लोग आपके पास कुछ ना कुछ। तो क्या गिरवी रखाते हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, इनके पेपर्स, एसेट्स। वेरी गुड। तो यही एसेट्स को तो कहते हैं बैंक, नॉन बैंकिंग एसेट्स। समझ में आया? इट इज अलाउड टू ग्रांट द लोन्स और एडवांसेस अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ दीज एसेट्स। जब आप किसी को लोन देते हो ना, तो किसी से मांगते हो कि आप कुछ तो गिरवी रख के जाइए, सिक्योरिटी तो रख के जाइए, तो वो अपनी एसेट्स को सिक्योर करके जाते हैं। आई मीन अपनी एसेट्स को गिरवी रख के जाते हैं। तो आपके पास ये जो एसेट्स होती है ना, वो इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर, मतलब अगर समझो बायर धोखा दे रहा है, पैसा नहीं भरेगा, टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, तो इन एसेट्स को आप पजेस कर लेते हो, खरीद ले लेते हो। तो ऐसी एसेट्स को कहते हैं नॉन बैंकिंग एसेट्स। क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग एसेट्स। ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर। द शेयर कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनी शुड इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स। याद रखो, किसी भी बैंकिंग कंपनी में कभी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स। अच्छा, इनको बिजनेस नहीं करना है, कैन नॉट कैरी ऑन बिजनेस। अगर अब ये लोग अपनी बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकते अगर आपके पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल से 50% कम है ऑथराइज्ड में। मतलब if the subscribed capital is less than 50% of authorized capital, that means subscribed capital 50% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि सपोज आपके पास दिखाने वाले पैसे, सिर्फ जो दिखा सकते हैं हम कि अच्छा बैंक 1 करोड़ की है, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल है आपके पास 1 करोड़, सपोज 1 करोड़, और आपने जो कैपिटल सब्सक्राइब्ड की है, मतलब मार्केट में लगाई और लोगों ने खरीदी, उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 50 लाख होनी चाहिए मिनिमम। 1 करोड़ का आधा, 50%। कितना होता है 1 करोड़ का आधा? 50 लाख। तो मिनिमम 50 लाख तो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। अगर उससे कम है ना, तो आप बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकते। ये बताया है उन्होंने। हाँ, समझा अभी? और पेड अप कैपिटल इज लेस देन 50% ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल।
अब समझो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 50 लाख है, तो 50 लाख का आधा कितना होता है? 25 लाख। उतना आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, मतलब लोगों ने पे कर लिया होना चाहिए आपके पास। 50% शुड बी पेड अप कैपिटल। आपको ऐसे अरेंज करना है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए दैट सब्सक्राइब कैपिटल इज not less than 50% then authorized capital. I mean 50% of authorized capital, and I mean or paid up capital is not less than 50% of his subscribed capital. ठीक है, नहीं होना चाहिए, वो ऐसे बोल रहे हैं। अ बिजनेस कंपनी, अ बैंकिंग कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन द बिजनेस इफ द सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन 50%। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 50% टू रन द बैंकिंग बिजनेस। आई बात समझ में? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या होता है? देखो, बैंकिंग कंपनी की भी मैनेजमेंट बनाई जाती है। इन द हैंड, इट इज इन द हैंड्स ऑफ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको पता है ये चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तो होते हैं जो पूरी बैंक को मैनेज करते हैं। वन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी द चेयरपर्सन, ये तो हर जगह रूल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक आता है और वो चेयरपर्सन बनता है, अपॉइंटेड फॉर 5 years। चेयरपर्सन की जो वैलिड ईयर्स होते हैं, जो अपॉइंटेड ईयर्स होते हैं, वो कितने होते हैं? 5 years। 51% of director, 51 percentage of the directors of banking company must have a specialization knowledge। अच्छा, तो जो बैंक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, समझो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं 100 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें से एटलीस्ट 51%, मतलब 51 डायरेक्टर्स, 100 का 51% क्या होता है? 51। 100 डायरेक्टर्स का 51% क्या होता है? 51 डायरेक्टर्स। तो 51 डायरेक्टर्स को, एटलीस्ट 51 डायरेक्टर्स को स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। किस में? इनमें से एक में, अकाउंटेंसी में, या तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फील्ड का नॉलेज, या तो बैंकिंग का पहले का नॉलेज कि पहले आप बैंक में काम कर चुके हैं 3-4 साल, या तो कोऑपरेशन का नॉलेज, इकोनॉमिक्स का नॉलेज, फाइनेंस की फील्ड का नॉलेज, बिजनेस एंड लॉ, या तो बिजनेस किया हुआ है आपने, बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं, एंड लॉ। लॉ मतलब जो लीगल लॉज होते हैं ना, लॉयर, जैसे लॉयर को तो लॉ के बारे में सब पता होता है। यस, ठीक है। तो इस फील्ड में से इन फील्ड में से कोई भी फील्ड का नॉलेज 51 डायरेक्टर्स को होना चाहिए। 100 डायरेक्टर्स हैं तो, क्योंकि 51% है ना। ओके, यस, गुड गुड। सही है। कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट पॉइंट। अब कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना होता है? 2.5% से ज्यादा नहीं होता। अब बैंकिंग कंपनी इज नॉट अलाउड टू पे कमीशन ऑन सेल्स। अगर आपने कोई सर्विस बेची, आप बैंक के सेलिंग एजेंट हो, अगर आपने कोई सर्विसेज बैंक की बेची, तो आपको कितना कमीशन मिल सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2.5% ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, 2.5। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स? ये ना, स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है कंपल्सरी। एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो भी बैंकिंग कंपनी है इंडिया में, उनको एक रिजर्व फंड क्रिएट करना होता है, टू क्रिएट अ रिजर्व फंड, एंड उसमें ट्रांसफर करना होता है एवरी ईयर का प्रॉफिट। सपोज आपने प्रॉफिट अर्न किया 1 करोड़ रुपीस पूरे साल का, बहुत छोटा अमाउंट है बैंक के लिए, बहुत छोटा, करोड़ों अर्न करती है बैंक एक साल में। तो 1 ईयर में 1 करोड़, 1 ईयर में 1 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया बैंक ने, प्रॉफिट की बात करी, प्रॉफिट। तो 1 करोड़ का 25% क्या होता है? 25 लैक्स। 1 करोड़ का 25 लैक्स प्रॉफिट। प्रॉफिट में से 25 लैक्स निकाल के आपको एक रिजर्व फंड में डालना है। उस रिजर्व फंड का नाम होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। क्यों मैम, ऐसे क्यों करना होता है? क्योंकि कल को कोई सडन कॉन्टिजेंसीज आ गई, कोई सडन एक्सपेंस आ गया, कोई नुकसान हो गया बैंक का, तो एटलीस्ट मेरे पास ये रिजर्व फंड तो मेंटेन हो।
कुछ तो हम घर पे भी ऐसे साइड करके रखते हैं कि इससे बिल्कुल यूज नहीं करना, ये अमाउंट को बिल्कुल, ये पैसों को यूज नहीं करना, ये पैसा तब यूज करेंगे जब बहुत तकलीफ आ जाएगी और पैसे कम पड़ जाएंगे, है ना। कुछ तो ऐसे साइड करके रखते हैं कॉन्टीजेंसी, एमरजेंसी के लिए, यस, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, उसी कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, ठीक है। सच ट्रांसफर शुड बी मेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। समझ आया? तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले आपको ये फंड ट्रांसफर करना है। यस, रिचा हैज आल्सो रिटन इट वेरी क्लियरली। अचानक से कभी कोई अमाउंट की नीड पड़ जाती है जिसे हम कॉन्टीजेंसी कहते हैं, ठीक है, तब हम स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का परसेंटेज पहले 20% था और अब 25 हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे हैं किसके बारे में, परसेंटेज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टूडेंट शुड कंसिडर इट एज 25%। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 तो 20 लेंगे ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो कितना लेंगे, 25। आई बात समझ में? क्योंकि करंटली है तो 25 ही ना, ठीक है। 2-2.5 साल पहले की बात है, तब वो 20% था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कैश रिजर्व। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है सबको पता है, अभी वो 4% चल रहा है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का रेशियो निकालना होता है, कुछ परसेंटेज 4% निकालना होता है और वो सीआरआर के अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना होता है। ये सबको पता है सीआरआर क्या होता है, हम बहुत फर्स्ट ईयर से पढ़ चुके हैं। कैश रिजर्व रेशियो होता है ये, ठीक है। फोर्टनाइटली इसको आरबीआई को शो करना पड़ता है कि 4% आपने मेंटेन किया है कि नहीं किया है। ये लिक्विडिटी पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब जैसे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो बैंकिंग के भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। बैंकिंग के भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं ये फाइनल अकाउंट्स? मुझे लग रहा है हम लोग है ना, ये फाइनल अकाउंट्स के जो फॉर्मेट दिए हुए ना, ये हम बाद में करें और थ्योरेटिकल पार्ट पहले खत्म कर दें, ठीक है ना। अभी देखो, इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट है ना जिसके हम सम्स करने वाले हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। पहले हम जो थ्योरी पार्ट है ना वो फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमको बैंकिंग का तो थ्योरी बहुत अच्छे से हम लोग सेम 1 से सीखते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स में ना ये बहुत सारी चीजें जो काम आती है। देखो, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, एक बैंक ने दूसरे ब्रांच को, हेड ऑफिस की बैंक ने दूसरे ब्रांच को कुछ तो ट्रांजैक्शन किया बीच में, आप एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, आपसे मैंने कुछ लिया, आपको मैंने कुछ पे किया, आप मेरे कस्टमर का लोन चुका रहे, समझ आ रहा है। मैं हेड ऑफिस और आप मेरी ब्रांच, तो मेरे कस्टमर का लोन मैंने आपको कह दिया कि आप चुका दो, मेरे पास नहीं है उतना फंड अभी करंटली, पर कस्टमर को तो कभी मना नहीं कर सकती बैंक, है ना। अब कस्टमर ने आपको डिपॉजिट दिया था ना, तो कस्टमर को तो पे करना ही है, विड्रॉवल करना चाहता है वो। तो सपोज बैंक के पास उतना नहीं है तो ब्रांच से एडजस्टमेंट लेती है। तो ये जो एडजस्टमेंट चलती है ना आपस में, इसे कहते हैं इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटर ऑफिस, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ, हेड ऑफिस का ब्रांच के साथ, या तो इसका डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो मतलब अदर एसेट्स में दिखाएंगे। डेबिट बैलेंस होगा तो एसेट साइड में अदर एसेट्स, और क्रेडिट बैलेंस होगा तो लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, अदर लाइबिलिटीज। वो हम पढ़ेंगे, अभी आएगा ना जब जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी के लिए सिर्फ मतलब समझिए इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। ओके, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये आपको पता है क्या होता है। ये बैंक विद अदर बैंक्स, जब मेरी बैंक ने आपकी बैंक के साथ डिपॉजिट किया और विड्रॉवल विड्रॉवल एक नोटिस पे कर सकते हैं कि आज मुझे ये पैसा चाहिए, इसे कहते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अगर मैंने एक बैंक के साथ दूसरे बैंक, देखो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कर रही है, पहली बात तो क्या, जब एक बैंक ने डिपॉजिट किया दूसरी बैंक के पास, अब वो विड्रॉ करना चाहती है तो सिर्फ एक नोटिस पे विड्रॉ कर सकती है, सिर्फ एक नोटिस पे, वेट नहीं करना पड़ेगा उसको, नोटिस पे विड्रॉ हो जाएगा। द डिपॉजिट कैन बी विड्रॉवल विद इन 24 आवर्स ऑल्सो। एक 24 आवर का नोटिस दे दिया,
नेक्स्ट डे विड्रॉ कर दिया, हो गई बात खत्म। इसी को ही तो कहते हैं मनी एट कॉल, मतलब हमने आपसे विड्रॉवल ले लिया जस्ट एक कॉल पे, जस्ट एक शॉर्ट नोटिस पे। शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट एज 24 आवर्स। ठीक है, मनी एट शॉर्ट नोटिस कैन ऑल्सो बी विड्रॉन विद इन 7 days नोटिस। 7 दिन का भी नोटिस दे सकते हैं, एज शॉर्ट एज 24 आवर्स। एक दिन का तो नोटिस देना पड़ेगा ना बैंक को कि कल हमको ये अपना पैसा चाहिए, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपको पता है क्या होता है? बैड डेट्स मतलब जो हो चुके, उसको आपको राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, एंड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब जो जो प्रोविजन करके रखा है आपने कि ये नुकसान होने वाला है, कि मुझे पता है ये लोन मैंने इस बंदे को दे के रखा है, हो सकता है कि ये नुकसान हो जाए, मुझे ऐसे डाउट आ रहा है बिकॉज इसकी कंपनी डाउन जा रही है, लॉसेस में जा रही है। तो अब जो मैंने इस कंपनी को लोन देके रखा था, मुझे लगता है इसका लोन रिकवर करने में दिक्कत होगी, सो मैंने पहले से ही उसका प्रोविजन करके रख दिया अपने बुक्स में। ठीक है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है वो मैं आपको किसमें दिखाऊंगी, समझ में। ठीक है, और सिर्फ इतना याद रखो, बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सॉरी, बैड डेट्स को तो हम जो डेट, हमारा जो डेटर वाला पॉइंट होगा उससे एडजस्ट कर लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा, उसको मर्ज करते हैं प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज के हेडिंग में। ये तब आपको समझेगा जब हम फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप मतलब समझिए। रीबेट, ये मैं करवाती हूँ आपको। रीबेट को हम थोड़ा, रीबेट बहुत एक अपने आप में बड़ा आइटम है, अभी उतना टाइम नहीं है कि रीबेट मेरा खत्म हो जाए, तो रीबेट मैंने बीच में एक आइटम छोड़ा है। ओके, अब हम कर रहे हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये हम पहले कर चुके हैं, आपको ईएमएफएस में मैंने बताया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब द एसेट्स which ceases to generate income, the assets which ceases to generate income known as non performing assets. सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बैंक के लिए सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? जब बैंक किसी को लोन देती है, एडवांसेस देती है, बैंक के लिए सबसे बड़ा एसेट तो वही होता है, क्योंकि उसी में से तो अर्न करेगी। बैंक के लिए सबसे बड़ा एसेट लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, लोन्स एंड एडवांसेस में से क्या इनकम अर्न करती है बैंक? इंटरेस्ट, वेरी गुड, इंटरेस्ट अर्न करती है। तो जब ये इंटरेस्ट मुझे टाइम से रिकवर नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, ऐसी एसेट जो टाइम पे मुझे इनकम अर्न करके नहीं दे रही हैं, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये हमने पहले भी किया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आरबीआई ने क्लासिफाई किया है, प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। नॉन परफॉर्मिंग के नॉर्म्स हैं कुछ जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किए हैं। अब वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, उसके उसके क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब कौन सी क्लासिफिकेशन है देखो, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। याद आया आप लोगों को? इसके हमने सम्स भी किए थे। ठीक है, तो सम्स नहीं किए थे, सॉरी, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे दी थी। ठीक है, तो अब आगे देखो, पता कब चलता है कि आपको ये प्रोडक्ट, ये एसेट, ये जो पर्टिकुलर लोन एडवांसेस हैं, ये जो मेरी एसेट है, जब मैं एसेट बोलूंगी तो बैंक की एसेट क्या होती है? लोन्स एंड एडवांसेस, सबसे बड़ी एसेट। अच्छा, ये कब परफॉर्मिंग होती है, कब नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है? ये परफॉर्मिंग ही होती है अगर इनकम बराबर टाइम से मिल रही है तो। इफ आई जनरेट इनकम ऑन टाइम from the loans and advances, which is the biggest asset for the banks, it is known as performing asset. As soon as I have noticed that the income from these assets ceases to generate, ceases means stops to generate. Now no more income is being generated from such assets. It becomes non-performing assets. तो कितने दिन तक मैं वेट करूं, कितने टाइम तक मैं वेट करूं और कहूं कि ये अभी तक परफॉर्मिंग ही है, इस दिन के बाद अगर पैसा नहीं मिला तो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा? 90 डेज, लगभग ये 90 डेज ही होता है हर केस में। देखो, टर्म लोन, अब मैंने किसी को टर्म लोन दिया, या तो उसने इंटरेस्ट
या तो उसने मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, ओवर ड्यू। ओवर ड्यू मतलब ड्यू डेट निकल गई। ओवर ड्यू का मतलब होता है ड्यू डेट निकल जाना। अगर ड्यू डेट निकल गई, और कितने दिन हो गए ड्यू डेट को निकल के? 90 डेज। मैं एक ही दिन में नहीं बोलूंगी फर्स्ट डे पे इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया और इंटरेस्ट नहीं पे किया, आज की डेट पे पे करना चाहिए था। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ऐसे नहीं। 2 दिन में नहीं बोल सकते हैं कि ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया, अब देगा ही नहीं। नहीं, 90 डेज तक उसको वार्निंग देते रहने का। 90 डेज के बाद मैं उसको बोलूंगी यस ये टर्म लोन मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, कैश क्रेडिट, अब ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था ना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शनड लिमिट। मतलब आपको जो मैंने लिमिट दी थी ना, आपको ड्रॉइंग पावर दिया था, समझो मैंने 40,000, आपको मैंने ड्रॉइंग पावर कितना दिया था? 40,000 आप यूज कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी थी मैंने, और मैंने आपको बोला था 40,000 आप यूज कर सकते हैं, पर आपने ज्यादा यूज कर दिया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शनड लिमिट। अगर आपने उसको ज्यादा यूज कर लिया, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर से बाहर चला गया, जो एक मैंने जो प्रोसीजर सिस्टम बना के रखा था उससे बाहर चला गया, और आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा है सैंक्शनड लिमिट से, आपके ड्रॉइंग पावर से, कितना विड्रॉ कर सकते हो उसके पावर से, तो उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर की मीनिंग बता रही थी मैं। ठीक है, अगर ऐसा 90 डेज मतलब ये आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है ना, अगर सैंक्शनड लिमिट से लेस या ड्रॉइंग पावर से लेस है, but there have been no credit continuously over 90 days and credits are not enough to cover the interest debited during the same period, ना आपको उसमें से इंटरेस्ट मिला है ना आपको उसकी भरपाई मिली है। मतलब जो आप ओवरड्राफ्ट किसी को दे रहे हो, समझो 40,000 की लिमिट का, तो आपने उनको पेमेंट नहीं की है 40,000 की, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो, तो 90 डेज तक एक बैंक रुकती है, फिर कहती है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, उसके लिए भी आप 90 डेज तक देखते हो। ओवर ड्यू, ओवर ड्यू मतलब अब बिल में से पैसा ही नहीं मिल रहा है, कस्टमर पे ही नहीं कर रहा। मेरे क्लाइंट का जो कस्टमर है जिससे मुझे वसूल करना है ये बिल के हिसाब से 30,000 रुपीज, समझो ये 30,000 रुपीज को 3 महीने हो गए हैं, वो कस्टमर मुझे दे ही नहीं रहा, तो ओवर ड्यू, ओवर मतलब क्रॉस कर गया, ड्यू डेट क्रॉस कर गया। तो कितने टाइम तक हम वेट करेंगे? 90 डेज तक। आई होप आप समझते हो 90 डेज कितने होते हैं। 3 months। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन, उसके लिए क्या होता है? 1 क्रॉप सीजन, एक क्रॉप सीजन टर्न, देखो टर्न होगा ना जब क्रॉप सीजन आते हैं ना, एक क्रॉप का सीजन आते हैं, फिर जब तक दूसरे क्रॉप का सीजन नहीं आ जाता है तब तक हम ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन, मतलब अगर फार्मर्स को अगर आपने लोन दे के रखा है तो शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट आपको रिकवर नहीं हो रहा है 1 क्रॉप सीजन तक रुकेंगे हम, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। ठीक है, डेरिवेटिव्स कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो उसके लिए भी 90 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा बैंक को, उसके बाद आप कह सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गया। देखो सब में 90 है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शंस है अगर कोई, तो उसके लिए भी 90 डेज तक वेट करना है, उसमें से कोई अमाउंट जनरेट नहीं हो रहा है 3 मंथ्स तक, तो आप कहेंगे कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इसकी क्लासिफिकेशन हम फटाफट से देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है जल्दी से देख लो, फिर हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। नहीं, इसके बाद इनकम रिकॉग्निशन है, और हाँ फिर उसके बाद तो समझिए हमारे, ठीक है, मतलब हमारा थियोरी पार्ट हो जाएगा, एटलीस्ट थियोरी पार्ट हो जाएगा। तो मैं इनकम रिकॉग्निशन बता देती हूँ क्या होता है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। देखो जब भी मैं बोलूंगी स्टैंडर्ड एसेट्स, ध्यान में रखो, हाँ एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? परफॉर्मिंग एसेट्स। कहीं पे लिखो, नोट करो ये पॉइंट।
स्टैंडर्ड एसेट्स, चार चीजें होती हैं, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स। अब जो स्टैंडर्ड एसेट्स होती है ना, उसे कहते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब तब होता है जब आपकी जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उसमें से आपको टाइमली इनकम जनरेट हो रही है। अगर टाइमली इनकम जनरेट हो रही है तो वो परफॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। ठीक है, अब 90 डेज तक मैंने वेट किया, उसके बाद भी मुझे इनकम जनरेट नहीं हुई, तो मैं ऐसी पर्टिकुलर एसेट को क्या बोलूंगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। कैसे पता चलेगा ये सबस्टैंडर्ड है कि डाउटफुल है कि लॉस पीरियड है, लॉस एसेट है? पीरियड वाइज देखेंगे, पीरियड वाइज। देखो, सबस्टैंडर्ड लेस देन 12 मंथ्स और इक्वल टू 12 मंथ्स। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, एमसीक्यूज में पूछते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। देखो परफॉर्मिंग एसेट थी, उसके लिए मुझे 90 डेज तक रुकना पड़ा। आफ्टर 90 डेज आई डिक्लेयर्ड एन एसेट एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझो आज की डेट थी जब मैंने कहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। 3 इयर्स हो गए ना, सॉरी 3 इयर्स नहीं, 3 मंथ्स। 90 डेज मतलब 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद मैंने बोला नॉन परफॉर्मिंग एसेट